Suprabhat, Adab, Vandan, Abhinandan or Sat Sri Akal. Today, I, Sneha, a representative of Prince Civil Services from UPSC batch, is in front of you to host this talk show with Mohanlal Jhakar sir. Sir, your life is an inspiration in itself. Because you are from Hindi medium, we see that students struggle a lot in Hindi medium, and still you secured A1 in Hindi medium, and that's an achievement in itself. Your life is full of changes which were ups and downs, but you comprehended them beautifully, and it was a beautiful mixture that we ought to learn from it. And I would like to quote a word in Sanskrit, since you are from Hindi medium, I hope you'll appreciate it. That is, Anarambho hi karyanam pratham buddhi lakshanam prarambhadasya anantagaman dvitya buddhi lakshanam. It means that when you start a work, firstly, you should know that if you're not able to complete it, don't start it. And if you have started it, give it your 100%. Doesn't matter you are in your lows or highs. It doesn't matter if you are at a downfall of your life. The one thing that matters is that you have started the work and you ought to complete it. And sir, you have done it beautifully. You were an IITian, but still you switched to UPSC, and you are performing brilliantly in that. And you are from Rajasthan itself, and now in Rajasthan cadre, and that might be very heartful for you because now you got to serve the people from where you belong, and it's a very beautiful experience. So with this, sir, there are many students who are very curious to know about you, your life, your experiences. So firstly, I would like to introduce Dimple to you, who is a very interested person who would like to ask you a very simple but a rather different question. गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ डिम्पल, और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इंटरव्यू से पहले हेजिटेशन को कैसे दूर करें। देखो, हेजिटेशन की बात है तो इंटरव्यू से पहले आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है। आप मॉक इंटरव्यू देंगे, अपने दोस्तों के साथ जो ग्रुप बना रहेगा उस ग्रुप में आप एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे, तो वहाँ से आपकी हेजिटेशन दूर होगी, आप अलग अलग डायमेंशन में सोच पाएंगे। जैसे अगर बिना आप डिस्कशन किए अगर सीधे जाएंगे तो एक जो इंटरव्यू हॉल का प्रेशर है वो आपके माइंड को ब्लैंक कर देगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आपको, जो अभी आप कॉलेज टाइम में हैं, तो धीरे धीरे ऐसी डिबेट सोसाइटीज़ है, डिबेट क्लब है, उनमें पार्टिसिपेट करिए और लोगों से फॉर्मली बात करिए, और जो आपके सीनियर्स हैं उनसे एक फॉर्मल वे में अच्छे से कम्युनिकेशन बना के रखिए। इसके अलावा जब आपका मेंस क्लियर हो जाता है तो फिर आप एक प्रॉपर ग्रुप बना दीजिए जिसमें आप फॉर्मल डिस्कस करें। जैसे अगर आप इंग्लिश में दे रहे हैं इंटरव्यू, तो फिर आपकी सारी चर्चाएं वो इंग्लिश मीडियम में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल के साथ होनी चाहिए। और अगर हिंदी में भी दे रहे हैं तो एक सामान्य सहज हिंदी भाषा है उसका प्रयोग करके, जिसमें आप अंग्रेजी में टेक्निकल वर्ड यूज कर सकते हैं हिंदी मीडियम में भी, तो आप उसके साथ आगे बढ़िए। तो मैं यही बताऊंगा कि आप श्योर इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम कार्तिक है। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम मेंस के आंसर राइटिंग करते हैं, उसमें हमें अपना आंसर एनहेंस करने के लिए बहुत से टेक्निकल वर्ड का यूज़ करना पड़ता है। अब हिंदी मीडियम में दिक्कत ये है कि ज़्यादातर जो टेक्निकल वर्ड्स है वो अंग्रेजी में होते हैं, तो क्या हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होने के नाते हमें उनका प्रयोग करना चाहिए या उनके प्रयोग से बचना चाहिए सर? देखो, आप बिना देवनागरी में लिखे, जैसे कुछ ऐसे वर्ड है जैसे तकनीकी है और टेक्नोलॉजी है, तो आप टेक्नोलॉजी देवनागरी में ही लिखना और तकनीकी हिंदी में लिख रहे हो वो बेटर है। लेकिन कभी कभी जैसे IUCN लिखना हो, ये सारी चीज़ें आप इंग्लिश में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इवन अपन का जो मुद्दा है वो यही होना चाहिए कि जो अपनी कॉपी चेक करेगा उसको समझ में आना चाहिए, बहुत इजीली समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इंग्लिश में सेंटेंस लिख रहे हैं, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। जो बहुत ही फेमस वर्ड है वो आप बिल्कुल आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, उससे कोई इश्यू नहीं होता है और इवन समझने वाले को भी आसानी होती है। और यही चीज़ जैसा कि मैंने अभी इंटरव्यू में भी बताया, इवन आप इंटरव्यू में आप और ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहाँ में जो लोग बैठे हैं वो और ज़्यादा कंफर्ट होते हैं इंग्लिश के साथ। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न आपसे रहेगा कि यूपीएससी की जर्नी के लिए साइंस स्ट्रीम या आर्ट स्ट्रीम, कौन सी स्ट्रीम ज़्यादा बेस्ट रहेगी? देखो, ये डिसाइड नहीं करता है कि कौन सी स्ट्रीम बेटर रहेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इशिता किशोर मैम थे, उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। आदित्य श्रीवास्तव सर इस बार आए हैं। इससे पहले से कनिष्क कटारिया जी आए जो IIT बॉम्बे से पास आउट थे। तो यहाँ आप ये देखेंगे कि अलग अलग स्ट्रीम से लोग इवन ऑल इंडिया रैंक 1 ला रहे हैं। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स बैकग्राउंड कौन से लोग यूपीएससी के लिए ज़्यादा है, क्योंकि यूपीएससी के लिए अब जो इन्होंने जो दे रखी है, एक बेसिक ग्रेजुएशन डिग्री अपने पास होनी चाहिए। और हाँ, मैं ये कहूँगा कि कोई भी स्ट्रीम हो, लेकिन आपका एनालिटिकल अप्रोच होनी बहुत ज़रूरी है।
गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस यूपीएससी की तैयारी में सेल्फ नोट्स का क्या रोल है और हमें कितना उन पर डिपेंड होना चाहिए, साथ में जो टीचर्स प्रोवाइड करते हैं उसके साथ इक्विवेलेंस कैसे बनाना है? देखो, जो स्वयं के लिखे हुए नोट्स है वो एक तरह से आपकी जो याद करने की कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने कहाँ पे क्या वर्ड लिखा है या क्या टॉपिक लिखा है। और बाकी चीज़ आपने बताया कि टीचर जो लिखवाते हैं, तो एक तो रहता है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिखते हैं जिसमें आप सारी चीज़ें लिख देते हैं। जैसे आप अभी अगर बिगनर्स हैं तो आप क्या करोगे, हर चीज़ वो लिखोगे, लेकिन वो एक तरह से बुक की तरह काम कर जाता है। मैं यही कहूँगा कि आप अगर लेंथी नोट्स बना रहे तो फिर आप वो उनको शॉर्ट एक कंसाइज वे में तैयार करिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स है उसका रिलेवेंस बहुत ही ज़्यादा है, खासकर एग्ज़ाम के दिनों से कुछ पहले जो आपको मोटिवेशन मिलेगा सेल्फ नोट्स के, जो शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे हैं वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और वो एक तरह से आपकी जो एक मेमोरी पावर है वो भी बढ़ाएगा और एक कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि हाँ, मैंने सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया है। तो नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम आयुषी है। मेरा आपसे सवाल ये है कि यूपीएससी की तैयारी करते वक्त इंटरव्यू का क्या महत्वपूर्ण रोल है और हमें कौन से पॉइंट्स पे ज़्यादा देना चाहिए? यूपीएससी के इंटरव्यू के रोल की बात की जाए तो 275 मार्क्स का है और इंटरव्यू ही डिसाइड करता है कि आपको कौन सी सर्विस एलोकेट होने वाली है या आप लिस्ट में। बहुत ज़्यादा वेटेज है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। लोअर मार्क्स से अपर मार्क्स की रेंज है 120, जो गैप है वो बहुत ज़्यादा 120 मार्क्स का है। और जीएस में अगर आप देखेंगे तो अगर एवरेज स्टूडेंट है तो 30-40 नंबर मैक्सिमम गैप होगा, लेकिन इंटरव्यू में गैप बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से भी इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये मैं यही बताऊंगा कि आप इंटरव्यू में ब्लफ एक बिल्कुल भी ना करें, एकदम अपनी सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी बनाए रखें, ईमानदारी से अपना आंसर दें और आंसर आदर्शवादी होने की बजाय यथार्थवादी यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। और वहाँ पे आपकी एनालिटिकल अप्रोच और डिसीजन मेकिंग वो सबसे ज़्यादा चेक की जाती है। अगर आपको कोई फैक्ट पूछा जा रहा है, आपको नहीं आ रहा है, तो उससे मुझे नहीं लगता कि 1% भी आपको नुकसान है। लेकिन हाँ, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ लिया और उसमें आपने अगर सही से अगर रिप्लाई नहीं कर पाए, फिर वो आपके लिए बैकफायर कर जाता है। तो वही एक व्यवहारिक जो अपना ज्ञान है और व्यवहारिक नॉलेज है उसको एक धरातल पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ईमानदारी वहाँ झलकनी चाहिए। थैंक यू सर। जैसे आपने बताया कि इंटरव्यू में अपनी खुद की पर्सनालिटी होती है और खुद की डिसीजन मेकिंग होती है। एंड सर, जैसे इसी के साथ मैं क्यूरियोसिटी से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि देयर इज ऑलवेज अ थिंग दैट द ग्रेट माइंड्स एनकाउंटर मीडियोकर माइंड्स वायलेट अपोजिशन। तो सर, अक्सर होता है कि लोग कह देते हैं कि इंटरव्यू में तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि अगर उसका मूड अच्छा है तो तुम्हें मार्क्स मिल गए, अगर उसका मूड ख़राब है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सर, इसका आपके लिए क्या कहना है कि आपको कैसा लगा था इंटरव्यू के दौरान? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनके मूड पे डिपेंड करता है। इंटरव्यू पैनल में 5 लोग रहते हैं, हो सकता है कि कोई उस समय कोई एक जो इंटरव्यू पैनलिस्ट है वो डिस्टर्ब हुआ हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि पांचों डिस्टर्ब होंगे। वहाँ ऑब्जेक्टिविटी रहती है। और दूसरी चीज़ है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैंने 2 बार सिविल सर्विस से यूपीएससी का इंटरव्यू दिया। मुझे पहली बार 162 मार्क्स मिले हैं और दूसरी बार इस बार मुझे 190 मार्क्स मिले हैं। तो मुझे ये, मैं इससे तो बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि वो उनके मूड पे डिपेंड करता है। ये अपनी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, आपने जो आंसर दिया है। इवन अगर वो किसी और चीज़ में व्यस्त है या उनका कोई और पर्सपेक्टिव है, लेकिन आप अपने आंसर से उन्हें बहुत आकर्षित कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा जो इंटरव्यू में लिवरेज आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम सोनू है। जैसे हम सबको पता है कि यूपीएससी मेंस के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट का बहुत महत्व है, तो मेरा प्रश्न ये रहेगा कि यूपीएससी मेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चुने? देखो, ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो कुछ फैक्टर है, उस बेसिस पे आपको चूज़ करना चाहिए, जैसा मैं मानता हूँ। पहला है कि जो आपका बैकग्राउंड है, जैसे मेरा केमिस्ट्री बैकग्राउंड था, मैंने केमिस्ट्री ऑप्शनल रखा। वैसे ही अगर किसी का कॉमर्स है या फिर मेडिकल साइंस है, ऐसा अगर ऑप्शनल अगर बैकग्राउंड उनका रहा है और उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि उन्हें सबसे पहले उनके PYQs देखने चाहिए। और PYQs से उन्हें लगता है कि हाँ, ये उनके लिए एक सूटेबल ऑप्शनल है, तो वो अपने कोर ऑप्शनल की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत लोग, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर साइंस का कोई कैंडिडेट है, तो कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल है नहीं यूपीएससी में,
तो उनको फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जैसे जैसे आप जीएस पढ़ते जाओगे आपको लग जाएगा कि आपका PSIR की तरफ ज़्यादा रुझान है, या फिर हिस्ट्री की तरफ है, या जियोग्राफी की तरफ, सोशियो, एंथ्रो, हर जगह आपको वो अपने आप एनालाइज हो जाएगा। तो उस समय आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना है। और तीसरी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑप्शनल चूज़ करते वक्त आपके दिमाग में हमेशा यही रहना चाहिए कि मैक्सिमाइज अपन को मार्क्स ऑप्शनल में लेके आने हैं। ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। खम्मा गणित सर, मैं श्रवण राजस्थान के बाड़मेर जिले से हूँ और मेरा प्रश्न मार चाहता हूँ वो है कि प्रीलिम्स मेंस वाला तो डेरो ठीक है, इंटरव्यू में हमने जबकि क्षेत्रीय भाषा है बा बोलो जिन्हें बे तो अंग्रेजी में पढ़ूड़ा है, IIT करूड़ा है, कोई कितनी करेड़ा, कोई कितनी करूड़ा है, हमनाली भाषा बन थोड़ी कम ही समझ में आवे, कोई शब्द हमना एड़ा निकल जाए जैसे आप स ने ह बोलो तो बोंगे मतलब लंबे टाइम बोन की कर खुदा रहीजे और भी इंटरव्यू में हल्ला नंबर की कर लाई अपनी भाषा। देखो ऐसा है कि जैसे आप क्षेत्रीय भाषा की बात कर रहे हो, जैसे राजस्थानी में जैसे कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें राजस्थानी भाषा नहीं है, तो अपन राजस्थानी भाषा में तो वहाँ बात नहीं कर सकते, लेकिन जो और इस अनुसूची में जो भाषा है उसमें आप इंटरव्यू दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि भाषा के आधार पे वहाँ भेदभाव किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पर्सनली ऐसा 1% भी फील नहीं किया है। इवन मुझे यही लगता है कि जो देशज भाषाएँ हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है वो कहीं ना कहीं बढ़ावा भी देती है। और रही बात कि जैसे आप बताए कि जो कहीं ना कहीं एसेंट से है या फिर कहीं कुछ ऐसे वर्ड है जो इंटरव्यू के टाइम अगर बाहर आ भी जाए तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एक आध अगर ऐसा वर्ड आ गया तो वो भी क्यूरियस होंगे कि ये शब्द क्या है, तो वो आप अपने आपके कल्चर के बारे में पूछेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ बैकफायर करेगा। और वो अगर हायर एजुकेशन उन्होंने अगर हायर एजुकेटेड है, वो उन्होंने PhD कर रखी हो कहीं से या MS वो किसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कर रखा हो, तो उससे मुझे नहीं लगता कुछ आप पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। बेशक आप बहुत ही फॉर्मल वे में बात करिए, आप इनफॉर्मल वह बिल्कुल मत होइए। और आपकी जो टोन है वो डिसाइड नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें भी पता है पूरा भारत वाइब्रेंट है, हर जगह की बोली है, हर जगह की जो बोलने का लहजा है वो अलग अलग है। तो ये चीज़ बिल्कुल UPSC का इंटरव्यू हो या फिर और गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरव्यू हो वो कंसिडर किया जाता है, ऐसा मेरा मानना है। सेकंड क्वेश्चन मेरा सर ये है कि ऑप्शनल डिसाइड तो हो गया, उसकी तैयारी उसकी स्ट्रेटेजी खुद के शॉर्ट नोट्स होने ज़रूरी है या फिर नहीं? बिल्कुल, ऑप्शनल के नोट्स होना भी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मेरे केस में मैंने शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से बना रखे थे ऑप्शनल के शॉर्ट नोट्स होना इसलिए ज़रूरी है कि आपको बीच में 5 दिन का गैप मिलेगा और उस गैप में आप पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लोगे एक बार। तो उस समय वापस वही बात कॉन्फिडेंस पे आ जाती है, आत्मविश्वास पे आ जाएगी कि आपको लगेगा कि हाँ मेरा सिलेबस तुरंत का पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें कवर है। तो एक जो मोटिवेशन रहेगा एग्ज़ाम में वो बहुत ही अलग लेवल का रहेगा और आप पूरा एक जो कॉम्प्रिहेंसिव जो नोट्स है वो उन 5 दिनों में नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ऑप्शनल के शॉर्ट नोट्स है, चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, बहुत अच्छे से बनाइए और उसे पहले से ही रिवाइज़ करते रहिए। और जो बीच में 5 दिन का जो आपको गैप मिलेगा उस गैप में आप उसे बार बार रिवाइज़ करिए, वो आपका जो स्कोर मैक्सिमाइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सिविल सर्विस की तैयारी की जनरेशन, जो आज की जनरेशन है ना, वो सिविल सर्विस की तैयारी के लिए 11-12 के साथ, कई कॉलेज के फर्स्ट ईयर के साथ और कई ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू करते हैं। तो सिविल सर्विस की एग्ज़ाम की तैयारी किस उम्र में करनी चाहिए और आपकी क्या उम्र थी जब आपने ये तैयारी शुरू की थी? ये सिविल सर्विस की तैयारी करने की क्या उम्र होनी चाहिए, ये तो क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। मैं यही कहूँगा कि स्कूल के दौरान आप स्कूल के जो सब्जेक्ट है उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करें, UPSC के सिलेबस या फिर UPSC की तरफ। हाँ, आप ये सोच सकते हैं कि मुझे आगे वो करना है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी मत घुसना। इसका रीज़न ये कि NCERT ने जो भी सिलेबस और कैरिकुलम बना रखा है, जैसे स्कूल में आप एक बहुत अच्छे लर्नर बन जाते हैं और फिर वही आपका जो डेवलपमेंट है वो वापस UPSC में एनालिटिकल अप्रोच के साथ साथ जो एक आपको UPSC को जो चाहिए वो आप अच्छे से आपकी स्कूलिंग होगी और अच्छे से आपका कॉलेज होगा, तभी आप वहाँ सक्सेस कर पाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि अगर कोई 11th में है या 12th में है कि मैं अभी UPSC का पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, पॉलिटी UPSC के लिए पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा आप बिल्कुल मत करिए। आप अपने जो स्कूल का सिलेबस है, स्कूल की एक्टिविटीज, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, पार्टिसिपेट करिए। वही आपके दिमाग की सारी जो नसें है वो खोलेगा UPSC के लिए। और इवन कॉलेज की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि कॉलेज में
शुरुआती जो टाइम है कॉलेज का, जैसे फर्स्ट ईयर हुआ, सेकंड ईयर हुआ, वो आप कॉलेज के जो भी इवेंट्स है, कॉलेज का कैरिकुलम है, उस पर बहुत ज़्यादा उस पर फोकस रखिए। धीरे धीरे जब आपका कॉलेज पूरा होने वाला और आपको लगता है कि यूपीएससी की तरफ जाना है, तो आप लास्ट के 1-1.5 साल कॉलेज में हैं, वो आप बहुत अच्छे से यूपीएससी को दीजिए। बहुत अच्छे से मेरा मतलब है कि आप उसमें 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी को दीजिए, और फिर आपका वहाँ से पूरा कॉलेज के साथ ही बेस तैयार हो जाएगा, और फिर आप सीधा एग्ज़ाम में फ़ाइट करने के लिए रेडी हो जाओगे। तो फिर आपको जहाँ तक मुझे लगता है कि 2 साल की कोचिंग करनी है ये वो, तो वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके अकॉर्डिंग रियल सक्सेस क्या है? क्या आईएएस बनना ही एक सब कुछ होता है? मैं एक ही चीज़ मानता हूँ कि शांतिपूर्ण जो जीवन है, जो एक आनंददायक रहता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मानसिक तनाव ना हो, वही सबसे सक्सेसफुल जीवन है। एक आईएएस बनना, एक नेता बनना, या टीचर बनना, प्रोफेसर बनना कोई सक्सेसफुल की डेफिनेशन नहीं है। आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, अरबपति लोग हैं उन्होंने सुसाइड किए हैं, ऐसे भी आपने लोग देखे होंगे जो मजदूर हैं उन्होंने सुसाइड किए। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड नहीं करती है कि आप किस पद पे हो तो आप सक्सेसफुल हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे भी आपने सिविल सर्वेंट देखे होंगे जो बहुत अच्छी जगह ऊपर जाने के बाद भी उनका डाउनफॉल आया है। मेरा यही मानना है कि जो एक मानसिक स्थिति है और जो एक हैप्पीनेस है, जो हैप्पीनेस का लेवल है वो हमेशा अपर रहना चाहिए, वही व्यक्ति इस जीवन में सफल है। यही मेरा। धन्यवाद सर, आपने भूमिका के प्रश्न के माध्यम से हमें बहुत कुछ बताया। उसके साथ मुझे लगता है कि मैं आपकी इस बात को एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ जोड़ूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। जैसे कि उन्होंने खुद कहा था कि आई वुड टीच पीस rather than war and I would inculcate love rather than hate। जैसे कि आपने खुद बताया कि मानसिक संतुलन, दूसरों के प्रति प्रेम, और वही सब है कि अगर आखिर आप आईएएस बन भी गए तो आप वही जो आपने कहा कि हम दूसरों के लिए कार्य करना चाहते हैं, जब तक हमें वो मेंटल पीस नहीं मिलेगा कि हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, तब तक वो इंटरनल पीस तो बिल्कुल नहीं आएगा। राम राम सर, मेरा नाम पारुल है और मैं झुंझुनू से हूँ। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रीलिम्स में देखा गया है कि जो 70% जो बच्चे होते हैं वो पहले के ही होते हैं, और यूपीएससी में सक्सेस रेट भी बहुत कम है, तो बार बार मतलब फेलियर मिलता रहता है। तो कुछ हैं जो ड्रॉप आउट ले लेते हैं, मतलब यूपीएससी की जर्नी से निकल जाते हैं, कुछ है जो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक निराशा थोड़ी बहुत तो रह ही जाती है अपने अंदर कि अपन फेल हो गए, इस बार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उस निराशा को कम कैसे करें, एक फ्रेश एनर्जी के साथ अपन फिर से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल ये बात सही है। जैसे यूपीएससी में सेलेक्ट होने के बावजूद भी लोग बहुत निराश होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे 1000 पोस्ट आई है, तो पहले दिन रिज़ल्ट में पीडीएफ में नाम देखे वो 1000 लोग खुश होंगे। फिर जैसे ही पता चलता है सर्विस एलोकेशन का, तो प्रॉपर जिनको आईएएस मिल रहा है वो लोग खुश होंगे, बाकी वाले फिर इम्प्रूवमेंट की तैयारी करेंगे अगर उनके पास अटेम्प्ट बचा है, और फिर इनसाइडर आउटसाइडर का खेल शुरू होता है। होम कैडर जिसको मिल रहा है वो खुश होते हैं, यानी कि 180 में से 60 लोग इनसाइडर हैं और 120 लोग आउटसाइडर हैं। यानी कि कुल मिला के इस जर्नी में हर साल पूरे इंडिया में 60 लोग ही अल्टीमेट उन्हें लगता है कि हाँ इस जर्नी से आउट है, वो बहुत अच्छा हुआ है और अब वो उन्हें बहुत ही अच्छा आउटपुट देने के लिए पब्लिक में जाना है। और सक्सेस रेट इसकी जो यूपीएससी है इसकी बहुत कम है। लेकिन एक चीज़ मैं यही कहूँगा कि जो यूपीएससी की जर्नी है वो एक आपको बहुत अच्छा इंसान बना देती है। आपकी सोचने की क्षमता, आप अलग अलग डायमेंशन में सोचेंगे, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में, किसी व्यक्ति के बारे में आप हमेशा बहुत पॉजिटिव सोचेंगे, आप हमेशा एक एनर्जेटिक रहेंगे अगर इसकी बहुत अच्छे से आपने तैयारी कर रखी है। और दूसरी चीज़ है कि निराशा मिलती है तो बाद में क्या किया जाना चाहिए। तो मेरा पर्सनली यही मानना है कि जैसे लोग ये बताते हैं कि यूपीएससी के साथ एक बैकअप प्लान होना चाहिए, मैं यही कहूँगा कि आपका बैकअप प्लान है वो यूपीएससी से थोड़ा आगे होना चाहिए, यूपीएससी उसके बाद होना चाहिए। यूपीएससी की बेशक आपको तैयारी साथ में करनी चाहिए क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको केवल यूपीएससी पे डिपेंड रहना है ऐसा मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक जॉब सिक्योरिटी है वो हर किसी को चाहिए, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो। जो प्रेजेंट जो जीवन शैली है उसमें हर किसी को चाहिए। तो इसके लिए वही है कि आप और एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे मैंने स्टेट पीसीएस का दिया, मैंने एसीआर का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया, ऐसे ही आप साथ में कोई सीजीएल का दे सकता है। तो उससे एक मोटिवेशन भी बना रहता है और एक बार अगर आप सिक्योर हो जाएंगे कि हाँ मेरी जॉब सिक्योरिटी अच्छी है, तो मानसिक संतुलन भी बना रहेगा आपका
और फिर आप यूपीएससी में बहुत अच्छा करेंगे। आप देखेंगे कि यूपीएससी में 60 से 70% जनता वो आ रही है जो ऑलरेडी पहले सर्विस में है। तो आप बिल्कुल बेशक बैकअप के बारे में भी सोचिए, और हाँ, यहाँ आप निराश बिल्कुल मत होइए, फेलियर के लिए तैयार रहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको करीब 1000 पोस्ट है, 13-14 हज़ार लोग लेंगे, फिर धीरे धीरे चढ़ते जाएंगे। तो अगर मान लीजिए आप प्रीलिम्स में ही बाहर हो रहे तो फिर वापस आप मेंस की तैयारी करिए, फिर 5-6 महीने अच्छे से मेंस की तैयारी करिए। मान लीजिए आपका प्रीलिम्स हो गया, फिर मेंस की तैयारी, मेंस होने के बाद आपको अंदाज़ा लग ही जाता है कि आपको वापस देने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, और मैक्सिमम लोगों को वही लगता है कि देना पड़ेगा वापस, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव नेचर है। तो फिर वापस आप उसमें तैयारी में लग जाइए। तो ये एक साइकिल है, और उम्मीद करूँगा कि सारे लोग इस साइकिल से बहुत जल्दी बाहर आए। और आप जैसे सभी लोग अपन यंगस्टर है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहले अटेम्प्ट में ही वो सारी चीज़ हासिल कर लें जो करना चाहते हैं। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मैं दीक्षिता। मेरा आपसे प्रश्न है कि तैयारी के क्रम में प्री या मेंस पहले किसकी तैयारी करनी चाहिए? तो शुरुआत में अगर आपका एक बार भी अगर प्री नहीं हो रखा है तो आप एटलीस्ट 5 से 6 महीने एकदम प्रीलिम्स एक्सक्लूसिवली दीजिए, ताकि वहाँ एक बार अगर आपका प्री हो गया तो फिर आपका जो एक प्री के लिए पढ़ने की जो टाइम इंटरवल है वो कम होता जाएगा, 3 महीने तक आ जाएगा। तो शुरुआत में आप अगर बिगनर है तो मेंस ओरिएंटेड ही पढ़िए, लिखने की प्रैक्टिस पे फोकस करिए, एक दूसरे से आंसर चेक करवाइए, और अलग अलग जो सिलेबस वाइज है वो अलग अलग क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद जैसे ही आपके कि मान लीजिए आपको 2025 का अटैम्प्ट देना है और आपका ये पहला अटैम्प्ट है, तो मैं यही कहूँगा कि आप एटलीस्ट दिसंबर या जनवरी से तैयारी पूरी तरह से प्रीलिम्स फोकस करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज पिछले 3-4 साल से यही देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो इस एग्ज़ाम में बैरियर बनता जा रहा है वो प्रीलिम्स ही है, और उसमें सीसेट सबसे बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। तो प्रीलिम्स को भी सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा, और प्रीलिम्स में आपको सीसेट को भी सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि प्री और मेंस की तो तैयारी सब कर लेते हैं, लेकिन सी सेट बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा करता है बच्चों के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए? देखो, एक टाइम था सी सेट को बिल्कुल भी माइंड नहीं किया जाता था कैंडिडेट के द्वारा, 2016, 17, 18, खासकर इंग्लिश मीडियम वालों के द्वारा। हिंदी वाले फिर भी सी सेट की लगातार तैयारी करते आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैथ्स और रीजनिंग उनके लिए टफ हो जाता है। पिछले 2-3 साल से सबसे ज़्यादा सी सेट हर्डल बना है तो वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स के लिए बना है। हालांकि ये सुनने में अजीब लग सकता है, इसका रीज़न ये है कि लोग कॉम्प्रिहेंशन पे, जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के, वो कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान नहीं देते, और मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ आने लगी है। अब ह्यूमैनिटीज़ की अगर बात की जाए और ख़ासकर हिंदी मीडियम की बात की जाए, तो आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन जो PYQs दे रखे हैं, यूपीएससी के जो PYQs है पिछले 7-8 साल के, वो बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिए। आप यूपीएससी ने जो आंसर दिया है कॉम्प्रिहेंशन, वो क्यों दिया है वो डिसाइड कीजिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसे, उसमें जैसे यूपीएससी के 23-24 कॉम्प्रिहेंशन है, तो उसमें 7 से 8 कॉम्प्रिहेंशन ऐसे होंगे कि कोई आंसर कोचिंग वाला ये दे रहा है, कोई दूसरा दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं। और उसके साथ साथ जो मैथ्स और रीजनिंग में काफ़ी चैप्टर ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाला भी कर सकता है। तो आप वो आइडेंटिफाई करिए कौन कौन से चैप्टर से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपके लिए ट्रिक बेस पे कौन कौन से क्वेश्चन आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए। बाकी जो 2023 का प्रीलिम्स था उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, वो क्वेश्चन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के लिए काफ़ी मुश्किल रहते हैं। तो उसकी जगह वो कॉम्प्रिहेंशन, और जैसा कि मैंने अभी बताया था, जो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल चैप्टर है, उसकी ओर बढ़ा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, सी सेट को एक पेपर की तरह लेना, ना कि ये सोचना कि ये तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आपने इसको लाइटली लिया सी सेट को, तो आपको 1 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। राम राम सर, मैं कंचन प्रिंस सिविल सर्विस हूँ। मैं थानू पूछना चाहूँ कि लबसना जान को सारांगो सपनो हुआ, तो लबसना जानो पहला और बाद में, मतलब ट्रेनिंग को पहला और पाछे एक एस्पिरेंट में क्या बदलाव देखो जा सके? अभी ट्रेनिंग में तो मैं जाना बाकी हूँ, तो मैं क्या ही बता पाऊँगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी इस पास से गुजरे हैं, जो ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए हैं, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो डाउन टू अर्थ रहे हैं लोग, वो जिस पर्पज़ से सिविल सर्विस में आए हैं। जैसे आपकी सिविल सर्विस में लाइफ, पब्लिक लाइफ होती है, आपको हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसकी हेल्प करनी होती है,
तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मैं भी ट्रेनिंग जब मेरी कंप्लीट होगी तो मैं जिस मोटो के साथ, जिस उद्देश्य के साथ मैं सिविल सर्विस में घुसा हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा और मैं सभी को इंश्योर कराता हूँ कि मैं उसी उद्देश्य पर डटा रहूँगा और मेरे से जितनी भी जो आम पब्लिक की जो भी सहायता हो सकेगी वो मैं करूँगा। यही सर एक और प्रश्न है मेरो कि आपनो बैकग्राउंड हुए जो 11-12 में और अब आप ऑप्शनल लेन लागा तो आप अभी अलग ले लेवा तो वो एक आपने टेंशन दे देवे कि मेरो मैं कदी पढ़ियो को नहीं ने अब मैं ऑप्शनल लेन लाग रही हूँ तो केठा मेरो इमा कितो को इंटरेस्ट बनेगो तो इमा आप किया भी टेंशन ने दूर कर सका। देखो ऑप्शनल चूज की फिर वही बात है कि एक तो स्कोर देखना होगा और दूसरा ऐसा नहीं है कि एकदम लेमैन की तरह आपको ऑप्शनल चूज करना है, वैसा बिल्कुल नहीं। जैसे आपने जीएस का पढ़ लिया, आपको सोसाइटी बहुत अच्छी लग रही है तो फिर आप सोसाइटी की जो सोशियोलॉजी है उसकी तरफ जा सकते हैं। अब जैसे कुछ ट्रेंड एंथ्रोपोलॉजी का अच्छे मार्क्स का बन रहा है और किसी को लग रहा है कि उसकी रिमेंबरिंग पावर बहुत अच्छी है तो वो फिर एंथ्रो की तरफ बढ़ सकता है। जैसे मेडिकल साइंस वाले लोग अगर मेडिकल जो MBBS कर रहे हैं वो अगर मेडिकल साइंस नहीं ले रहे तो फिर काफ़ी लोग मैं जानता हूँ वो एंथ्रो की तरफ गए। तो ये चीज़ नहीं है कि मतलब इंटरेस्ट कैसे आएगा। जैसे आप 11th में आप अपनी स्ट्रीम चूज़ करते हैं तो वही चीज़ें उसको डिटेल में पढ़ते हैं, वैसे ही आप यहाँ आएंगे तो आपने कहीं ना कहीं 10th तक पढ़ रखी है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट तो वहीं से ही इंटरेस्ट वापस जग जाएगा। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि यूपीएससी में निबंध लेखन की तैयारी हमें किस प्रकार करनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? देखो निबंध के लिए, ऐसे के लिए यूपीएससी आप ये मान के चलिए कि जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो आप अपने जीएस के ज्ञान को साइड में रखिए, ऐसे को ऐसे की तरह लीजिए। वहाँ आपकी जो भाषा है, लैंग्वेज है और लिखने की जो शैली है और प्रवाह है वो चेक किया जाता है। तो उसके लिए आप हैबिट डालिए लिखते रहने की, बार बार। जैसे कोई एक टॉपिक ले लिया, उस टॉपिक पे आप शुरुआत में 2 पेज लिखिए, 3 पेज लिखिए और फिर धीरे धीरे आप ऐसे में ये करिए, आप 3-4 स्ट्रक्चर बना लीजिए कि इस फ्लो में मुझे आगे बढ़ना है और उन 3-4 स्ट्रक्चर में से 2 स्ट्रक्चर है आप फॉलो कर देना एग्ज़ाम में। और तीसरी चीज़ है कि आजकल ऐसे वो फिलोसॉफिकल ऐसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो अपनी जो सोचने की जो क्षमता है उसको मल्टी डायमेंशनल आपको करना होगा। जैसे 2020 से ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि एटलीस्ट आपको एक ऐसे दार्शनिक सब्जेक्ट में ही लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिलोसॉफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो आपने पढ़ रखा है, उस जो ऐसे की जो लाइन दे रखी है उसको जो आपने पढ़ रखा है उसमें फिट करते हुए आगे बढ़ना है और ऐसे एक जो पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ना है कि उसमें लिंकेज ना टूटे। और फिर उसमें आप एक कोट यूज़ कर सकते हैं, अगर हिंदी में आप लिख रहे हैं तो दोहे यूज़ कर सकते हैं, तो इससे आपका वैल्यू एडिशन अच्छा हो जाएगा। तो और चौथी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि खासकर हिंदी माध्यम के लिए, अगर हिंदी माध्यम वालों को लगता है कि हमें हिंदी माध्यम से नुकसान हो रहा है तो ऐसा 1% भी नहीं है। आप पिछले 3-4 साल से हिंदी माध्यम के लोगों के ऐसे के मार्क्स देखिए और इंग्लिश मीडियम के ऐसे के मार्क्स देखिए। जहाँ इंग्लिश मीडियम वाले लोग डबल डिजिट पे रुक जाते हैं वहाँ हिंदी मीडियम के 130 से 140 नंबर ऐसे में आ रहे हैं। और ये ऐसे नहीं है कि 1-2 लोगों के आए। हिंदी मीडियम में आपको 100 से नीचे कोई एक आध मुश्किल से मिलेगा, एक भी कैंडिडेट नहीं मिलेगा जिसके 100 से कम मार्क्स आए हो हिंदी मीडियम में ऐसे में। तो हिंदी मीडियम के लिए जो बाकी जीएस की जो भरपाई है वो एक निबंध अकेला ही कर देता है। तो ये और निबंध एक ऐसा है कि एक ऐसा पेपर है जो जिसमें मार्क्स आप 150-160 तक जा सकते हैं और सबसे कम टाइम इसी में चाहिए। आप इसके लिए प्रॉपर अलग से कोई तैयारी नहीं करने वाले, जो पढ़ा है प्रैक्टिस कर रहे हो लिखने की। तो वही जो आपको बताया, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाइए और फिर जो उसमें किसी भी प्रकार की ग्रामेटिकल एरर ना हो, जो एक प्रवाह है वो ऐसा हो कि उसमें लिंकेज ना टूटे, और जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है वो हर दूसरे तीसरे पैराग्राफ में लगना चाहिए कि हाँ उसी टॉपिक की बात चल रही है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। नमस्ते सर, दिस इज़ वाजिफ़ा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक सिविल सर्वेंट की लाइफ में एथिक्स कितना इम्पोर्टेंट रखता है और यही एथिक्स एक स्टूडेंट की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, ये यूपीएससी अटेम्प्ट में क्यों लाया गया? फ्यूचर इन लाइफ एथिक्स की क्या इम्पोर्टेंस, मेन रीज़न क्या रहेगा सर? क्या एथिक्स के लिए कोई अलग से रणनीति होनी भी चाहिए या नहीं? देखो यूपीएससी में एथिक्स क्यों लाया गया, ये जो आपने बोला, एथिक्स बहुत ही ज़रूरी है। खासकर पब्लिक सर्वेंट हो या फिर एक इंसान चाहे किसी भी फील्ड में हो,
उसका एथिकल होना, मोरल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई सिविल सर्वेंट है, उसका सबसे मुख्य जो उसका उद्देश्य है वही है कि पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना धरातल पर, उसका सबसे मेन कार्य ये होता है। अगर वो इंटीग्रेट नहीं होगा, ईमानदार नहीं होगा, तो उसके क्या रिजल्ट क्या होगा? आखिर जो देश की इकोनॉमी है, देश की जो पूरी व्यवस्था है वो ठप हो जाएगी। तो इन सब, मुझे लगता है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही एथिक्स को जो एक पेपर के तौर पर लाया गया। और दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि स्टूडेंट की लाइफ में एथिक्स की क्या वैल्यू है। जैसे मान लीजिए आपको कोई टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे आप अभी कॉलेज में हैं आप, और वहाँ आप झूठ बोल देते हैं, तो ये नुकसान टीचर का नहीं होगा, आपका होगा। तो वहाँ पे आपको एथिकल रहना चाहिए था, मोरल रहना चाहिए था, आप नहीं रहे। यानी कि जीवन के हर पहलू पे, हर क्षण एथिक्स का जो रोल है और इम्पोर्टेंस है वो रहता ही है। और तीसरी चीज़ आपने पूछी कि इसकी क्या रणनीति होनी चाहिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए आप जो इसकी स्टैटिक्स पोर्शन है, जो शुरुआत के 6 क्वेश्चन है जिसमें 13 पार्ट है, उसके लिए आप डेफिनेशन है या फिर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कीजिए। जहाँ से आप जहाँ रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, जो बुक पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं। इसमें ऐड ऑन के लिए मैं यही कहूँगा कि आप रिसेंट के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल उसमें फिट कीजिए। और कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो राइट बेस्ड अप्रोच रहती है या फिर कहीं ना कहीं पॉलिटी से जुड़े रहते हैं, तो वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म झलकना चाहिए। मतलब एक एथिकल के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन झलकना चाहिए। उससे क्या है, आपका जो आंसर लिखा रहेगा उसमें वो प्रमाणिक आंसर लगेगा। और इसका दूसरा पार्ट है केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ में आप 3-4 तरह की अलग अलग केस स्टडीज़ का फॉर्मेट बनाइए, उस फॉर्मेट के साथ अल्टरनेटिव वे से आगे बढ़िए। और केस स्टडीज़ में आपको यही ध्यान रखना है कि वही आपकी डिसीजन मेकिंग चेक करते हैं कि आप कौन सा डिसीजन किस सर्कमस्टेंसेस में लेंगे। तो वहाँ पे आपको केस स्टडीज़ में व्यवहारिक ज़्यादा होना है। आप शुरुआत के जो 13 क्वेश्चन है वहाँ आप एक जो स्टैटिक्स आपने पढ़ रखा है एकदम पूरा, जो अच्छे से पूरा एथिकल चीज़ें लिख रखी है, एथिकल उधर भी लिखनी है आपको, लेकिन वो व्यवहारिक होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। नमस्ते सर, मेरा नाम ऋषिका है और मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि सभी पेपर पे समान रूप से ध्यान देना चाहिए या रुचि के अनुसार, और इन फ्यूचर अगर हम ऐसा करें तो इसकी एडवांटेज या लिमिटेशंस क्या रहेंगी? देखो, सभी सब्जेक्ट का वेटेज इक्विवेलेंट है। सारे जीएस के पेपर 250 मार्क्स के हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते। मान लीजिए आपने साइंस एंड टेक छोड़ दिया तो जीएस 3 के 4 से 5 क्वेश्चन सीधे चले गए। तो आप सभी जो सब्जेक्ट है उस पर बराबर फोकस रखिए। हाँ, एग्ज़ाम से जस्ट पहले आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सा जो सब्जेक्ट वो ज़्यादा स्कोरिंग है, कौन सा कम है। उस समय आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम के टाइम में एथिक्स आप थोड़ा और ज़्यादा, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो और ज़्यादा वो स्कोरिंग है। और जीएस 3 जो कुछ टाइम से कम स्कोरिंग रह रहा है, तो जीएस 3 का कोई एक पोर्शन आप अगर कम पढ़ेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन आप जैसे सभी लोग कॉलेज में हैं अभी, तो आप कॉलेज के टाइम ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये सब्जेक्ट मैं कम पढ़ूंगा या ये ज़्यादा पढ़ूंगा। आप हमेशा हर सब्जेक्ट को बराबर वेटेज दीजिए, क्योंकि हर साल यूपीएससी चेक करने का पैटर्न बदलती है। जैसे जीएस1 में बहुत अच्छे नंबर आते थे, लेकिन इस बार नंबर जीएस1 में कम आए लोगों के। तो ये यूपीएससी डिसाइड करती है कि किस पेपर में मार्किंग पैटर्न क्या रखना है, वो किसी को पता नहीं रहता है। अपन को बराबर मान के ही चलना है। नमस्ते सर, जैसे कि हम सबको पता है अभी यूपीएससी में सक्सेस रेट बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेटली 0.1%, और फेलियर के भी चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि यूपीएससी की तैयारी में क्या हमारे पास प्लान बी होना चाहिए? देखो, अभी जैसे मैंने बात किया कि यूपीएससी के लिए प्लान बी उसके साथ होना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि यूपीएससी को धीरे धीरे आप प्लान बी की तरफ शिफ्ट कीजिए। ऐसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। ये रियलिटी है। हो सकता है कि आप सभी लोग कॉलेज में हो, ये आपको समझने में, क्योंकि हमें भी लगता था कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ये कर लेंगे। और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं और मैं मानता हूँ कि वो मेरे से बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनकी जो अप्रोच है वो बहुत अच्छी है, फिर भी वो अभी तक सक्सेस नहीं हो पाए हैं। मैं यही कहूँगा कि आपको प्लान बी पे बिल्कुल आपको काम करना चाहिए। और सक्सेस रेट एक ये फैक्ट है कि मान लीजिए 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तो एटलीस्ट उसमें 5 से 6 लाख लोग बैठते हैं एग्ज़ाम में, तो सेलेक्ट तो 1000 ही होने हैं, जैसे मैंने पहले बताया था।
तो यूपीएससी के लिए आप ये करिए कि साथ में और स्टेट पीसीएस है या फिर जैसे सीजीएल है, ऐसे एग्ज़ाम की भी साथ में आप तैयारी कर सकते हैं। हालांकि एक चीज़ मैं आपको यही बोलूँगा कि आप एटलीस्ट 1 या 1.5 साल जो आप तैयारी करते हैं वो प्रॉपर यूपीएससी को दीजिए। फिर उसके बाद जब आप अलग अलग एग्ज़ाम फाइट करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी, बहुत इजीली आप दूसरे एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। तो यही कहूँगा कि सभी को मैं एक चीज़ यही कहूँगा कि यूपीएससी को धीरे धीरे आप प्लान बी की तरफ रखिए रादर देन की प्लान ए। ये ज़रूरी इसलिए है कि जो फेलियर और अनसर्टेनिटी है इस एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये चीज़ें जो बिगनर्स हैं उनको समझ में आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे आप सभी लोग कॉलेज में हैं, हो सकता है कि आप ये चीज़ समझ नहीं पाए, एक टाइम के बाद आपको समझ आएगी। तो मैं यही कहूँगा जो अपनी युवा जो शक्ति है, एनर्जी है, बिल्कुल आप बेशक यूपीएससी की बहुत अच्छे से तैयारी करिए। 1 अटैम्प्ट दीजिए, 2 अटैम्प्ट दीजिए। जैसे मैं चौथे अटैम्प्ट में सक्सेस हुआ हूँ। तो इसके साथ साथ मैंने और भी एग्ज़ाम दिए थे, मैंने और एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे। मैं ऑलरेडी अभी जो आईसीआर की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उस सर्विस में था। तो यानी कि आपको एक सर्टेनिटी, आपको अपनी लाइफ में सर्टेनिटी चाहिए, लेकिन यूपीएससी अनसर्टेन है। इसके लिए ही मैंने बोला कि आप यूपीएससी को प्लान बी की तरफ, एकदम प्लान बी नहीं, आप बिल्कुल तैयारी करिए, लेकिन प्लान बी की तरफ शिफ्ट कीजिए। सर जैसे कि सही कहा आपने, यूपीएससी आजकल अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन ज़्यादा बन चुका है, बिकॉज हम कुछ नहीं बता सकते कि यूपीएससी में आगे जाके क्या होगा। बहुत ज़्यादा है और बहुत लोग अब बहुत अच्छे लेवल के हो गए हैं बहुत। तो और जो नंबर ऑफ सीट्स है वो तो वही है, तो फिर कहीं ना कहीं फाइनली लक का मैटर आ जाता है। तो इस हिसाब से भी अनप्रेडिक्टेबल बहुत ज़्यादा। थैंक यू सर, आपने बिल्कुल बताया कि आपने भी बहुत अटेम्प्ट्स दे के ट्राई किया है, एंड हम भी वही करें। बिकॉज होता है कि कॉलेज स्टूडेंट्स है, बॉइलिंग ब्लड टर्म आ जाता है कि हमें बहुत एस्पिरेशन होती है कि हम सबसे पहले सबसे ऊंची वाली सीढ़ी को छू ले, बस हम भूल जाते हैं कि उसके नीचे वाली सीढ़ी कितनी ज़रूरी है, और ऊपर से गिरेंगे तो वो ज़्यादा बुरा हो सकता है। बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसे कैसे धीरे धीरे ऊपर जा सकते हैं। थैंक यू सर फॉर प्रोवाइडिंग अस विद योर very much important time, and you have given us a lot of information and knowledge with that. Thanks a lot sir. Thank you so much। और मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग जो अभी तैयारी कर रहे हैं कॉलेज टाइम में, मैं यही कहूँगा कि आप सेल्फ स्टडी पे जितना ज़्यादा फोकस हो सके, सेल्फ स्टडी पे ही फोकस सबसे ज़्यादा करिए, और उसके साथ साथ जो अलग अलग मटेरियल है जो आपको बेटर लगे वो पढ़िए, और अपने अच्छे से नोट्स बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि अगली बार आप सभी लोग मेरी जगह हो